Hello students, welcome all of you in today's class. Today we are going to discuss the summary and question answer of your third chapter, Science in Ancient India, written by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. So let's get started. साइंस इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्राचीन भारत में साइंस इंडिया में कैसा था इसके बारे में बताया है। इन एंशियंट इंडिया स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज मर्ज्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी। तो प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल शास्त्र, तारों का अध्ययन। इट वॉज मर्ज्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी। ये किससे जुड़ा हुआ था? एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र से, मतलब भविष्य बताने के लिए तारों की स्थिति को आधार मानना। आज भी ये प्रचलन में है कि भविष्य देखने के लिए ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति के आधार पर भविष्य बताया जाता है। धन्वंतरी इज द लीजेंडरी फाउंडर ऑफ इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। तो भारतीय चिकित्सा के जनक, फाउंडर, संस्थापक या जनक धन्वंतरी को माना जाता है। द बेस्ट बुक्स ऑफ दैट टाइम वर बाय चरक ऑन मेडिसिन एंड सुश्रुत ऑन सर्जरी। तो उस समय की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से चरक के द्वारा लिखी गई किताब थी चरक संहिता, और सुश्रुत ने लिखा था सुश्रुत संहिता। तो ये सर्जरी के ऊपर थी, और चरक की जो बुक थी दैट इज ऑन मेडिसिन, वो दवाइयों के ऊपर है, बीमारियों का वर्णन इसमें किया गया है। दिस टेक्स्ट बुक्स इन्यूमरेट लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस, देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो दोनों किताबें हैं चरक और सुश्रुत की, इनमें बहुत सारी बीमारियों का वर्णन है। देयर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब होता है पहचान, एंड ट्रीटमेंट मतलब उपचार। तो इन बीमारियों के लक्षण, पहचान और उपचार सभी का वर्णन किया गया है। वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑपरेशंस आर मेंशन्ड बाय सुश्रुत। और सुश्रुत ने अपनी किताब में बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, औजारों का वर्णन किया है, और साथ ही ऑपरेशन की पद्धति, बहुत सारे शल्य क्रिया ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया है। देयर अप्रोच वाज एक्सपेरिमेंटल। तो प्राचीन भारत में साइंस कितना डेवलप्ड था, उस समय से ही उनका जो अप्रोच था वो एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोग करके ही हर चीज को सीखते थे या सिद्ध करते थे। एंड वुंड्स वर स्टेरिलाइज्ड बाय फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन, फ्यूम मतलब होता है धुआं, और प्राचीन भारत में ये आयुर्वेद की एक पद्धति थी कि कुछ दवाइयों को, कुछ चीजों को जलाकर धुआं किया जाता था, जिसे पेशेंट को इनहेल करने के लिए, सांस लेने के लिए बोला जाता था। तो स्टेरिलाइज करना, जर्म फ्री करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता था। In 3rd और 4th century BC, there were hospitals for animals. तो तीसरी और चौथी शताब्दी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में ही जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बन गए थे इंडिया में। This was probably due to influence of Jainism and Buddhism with their emphasis on non-violence. और ये शायद इसलिए था क्योंकि चौथी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, और ये दोनों ही नॉन वायलेंस, अहिंसा पर जोर देते थे। इसलिए जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स भी उस समय से बन गए थे। इन मैथमेटिक्स सम इपोच मेकिंग डिस्कवरीज वर मेड, नोटेबली दैट ऑफ जीरो साइन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो मैथ्स में भी सम इपोच मेकिंग, इपोच मतलब होता है युग, इपोच मेकिंग कहने का मतलब युगांतकारी, जो युग को बदल दे। तो ऐसी कुछ डिस्कवरीज हुई थी इंडिया में, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था जीरो साइन, शून्य का आविष्कार। देन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दशमलव पद्धति, यूज ऑफ माइनस साइन एंड use of letters of alphabets in algebra to denote unknown quantities। तो अलजेब्रा मतलब होता है बीज गणित। तो मैथ्स का ये ब्रांच जिसमें हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, ABCD, जैसे हम अननोन क्वांटिटीज के लिए, जो क्वांटिटी हमें मालूम नहीं उसे हम x या y से लेकर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, दैट इज यूज ऑफ अल्फाबेट्स इन अलजेब्रा। They had a long series of number names
फॉर वेरी हाई न्यूमेरल्स। तो प्राचीन भारत में, इंडिया में साइंटिस्ट लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते थे। उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था अप टू 10⁻18, 10 के पावर 18 तक के नंबर्स को वो गणना कर सकते थे। एंड माइन्यूट डिवीजन ऑफ टाइम, of which the smallest unit was approximately 1/17 of a second। टाइम की भी गणना बहुत सूक्ष्म तरीके से प्राचीन भारत में होती थी। इवन 1 सेकंड के 17वें हिस्से को, 1/17 पार्ट को भी वो कैलकुलेट कर सकते थे। The old Indians had a vast sense of time and space। तो प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक थे, उनका टाइम और स्पेस दोनों का ज्ञान बहुत विस्तृत था। वो बहुत लंबे समय की गणना भी कर सकते थे। दे थॉट इन अ बिग वे, और बहुत विस्तृत रूप से वो सोचते थे, पूरे ब्रह्मांड तक की उनकी कल्पना थी। द वास्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजी और डिस्टेंस ऑफ स्टार्स वॉज नॉट अ सरप्राइज टू देम। तो वास्ट पीरियड, जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। तो पृथ्वी के उद्भव का सिद्धांत जो बहुत लंबे समय का दिया गया था, या फिर तारों की दूरी की गणना, ये सब उनके लिए शॉकिंग नहीं था। इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय की गणना और बहुत लंबी दूरी की गणना भी कर सकते थे। बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड, डार्विन्स एंड अदर थियरीज कुड नॉट क्रिएट अ टर्मोइल इन इंडिया विच दे प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। तो इसी बैकग्राउंड के कारण है कि जब डार्विन का सिद्धांत आया, चार्ल्स डार्विन एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जीवन के उद्भव का सिद्धांत दिया था। तो ये जब थ्योरी आई, यूरोप में बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उनका जो इमेजिनेशन था, वो इतने लंबे समय तक जीवन के उद्भव के लिए वो उतना लंबे समय को समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई टर्मोइल नहीं हुआ। टर्मोइल मीन्स खलबली मच जाना। तो ऐसा कुछ भूचाल नहीं आया, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उनका टाइम और स्पेस सेंस बहुत विकसित था। Now let's proceed with question and answers. First question is, who is known as the legendary Indian founder of medicine? तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन मेडिसिन के जनक या संस्थापक कौन थे? धन्वंतरी। So the answer is Dhanvantari is known as the legendary Indian founder of medicine. Question number 2, who is the earliest person who wrote on medicine in ancient India? प्राचीन भारत में मेडिसिन के ऊपर सबसे पहले किसने लिखा था, किताब किसने लिखी? तो the earliest person who wrote on medicine in ancient India was Charak. His book Charak Samhita described a large number of diseases and gave methods of their diagnosis and treatment. तो सबसे पहले मेडिसिन के ऊपर बुक चरक ने लिखी थी। उनकी बुक का नाम चरक संहिता। संहिता मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ, नियम। तो ही डिस्क्राइब्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज। उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का वर्णन उसमें किया है। एंड मेथड्स ऑफ देयर डायग्नोसिस, उनकी पहचान कैसी हो, एंड ट्रीटमेंट, उनका उपचार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है। आप चाहें तो सिर्फ चरक तक ही आंसर को लिख सकते हैं, बट चूंकि आपको 3 मार्क्स का आंसर लिखना होता है, तो थोड़ा अगर आप उसको बढ़ा दें तो इट इज बेटर फॉर यू। Who is the earliest writer of books on surgery in ancient India? तो प्राचीन भारत में सर्जरी के ऊपर, शल्य चिकित्सा के ऊपर सबसे पहले बुक किसने लिखी? And the answer is Sushruta was the earliest writer of books on surgery in ancient India. His book Sushruta Samhita। तो सुश्रुत की बुक का क्या नाम था? सुश्रुत संहिता। He has described various surgical instruments and various operations of limbs, abdomen and eyes etc. तो सुश्रुत ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, औजारों का वर्णन अपनी बुक में किया है। साथ ही लिम्स, हाथ पैर, एब्डोमेन मतलब होता है पेट, और आइज, आंख के ऑपरेशन, इवन मोतियाबिंद के ऑपरेशन का जिक्र भी उन्होंने अपनी बुक में किया है। क्वेश्चन नंबर 4,
how were the wounds sterilized in ancient India? The most important question of this chapter कि प्राचीन भारत में wounds को sterilize, घावों को germ free कैसे किया जाता था? And the answer is fumigation. Fume मतलब होता है धुआं. तो चूंकि आपको क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के आते हैं, तो आपको सिंगल वर्ड से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें. सो फ्यूमिगेशन इज द टेक्निक इन विच फ्यूम्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स वर इनहेल्ड बाय द पेशेंट. तो कुछ चीज़ों को, कुछ दवाइयों को जलाकर धुआं किया जाता था और उससे पेशेंट को सांस लेने के लिए बोला जाता था ताकि घाव जो है कीटाणु मुक्त हो सके. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज प्रोबेबली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव होने के साथ में क्या हुआ होगा? तो इसी समय हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स वर बिल्ट. जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स बने बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑफ दिस रिलीजन्स ऑन नॉन वायलेंस. इसलिए क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता था. क्वेश्चन नंबर 6. Which epoch-making discoveries were made in the field of mathematics in ancient India? प्राचीन भारत में मैथ्स के क्षेत्र में कौन कौन से इपोच मेकिंग, इपोच मतलब होता है युग, इपोच मेकिंग कहने का मतलब युगांतकारी या युग बदल देने वाले कौन कौन से खोज हुए? तो ये मैंने आप लोगों को 4 बताया था. फर्स्ट वाज द जीरो साइन एंड देन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दशमलव पद्धति, minus sign, and the last was use of alphabets in algebra. बीज गणित में अल्फाबेट्स का ABCD का यूज. तो these were zero sign, decimal place value system, minus sign and use of letters of alphabets in algebra to denote unknown quantities. Question number 7. Which figure formed the basis of enumeration in ancient India? प्राचीन भारत में गणना का आधार कौन सा नंबर होता था? And the answer is 10. आज तक गणना का आधार हम 10 को मानकर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Which was the smallest unit of time known to ancient Indians? प्राचीन भारत में वैज्ञानिकों को सबसे छोटा कौन सा समय था जिसे वो ज्ञात कर सकते थे? The smallest unit of time known to ancient Indians was approximately 1/17th part of a second. Approximately मतलब होता है लगभग 1 सेकंड के 17वें हिस्से तक को वो जान सकते थे. क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन. Why were the discoveries of Darwin not able to make such a turmoil in India? तो डार्विन की खोज ने भारत में उतना टर्मोइल क्रिएट नहीं किया. टर्मोइल मतलब उथल पुथल या खलबली मचा देना. तो भारत में ऐसी उथल पुथल नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ यूरोप के जैसे. क्यों? The ancient people of India had a sound knowledge of science. तो प्राचीन भारत के जो लोग थे उनका साइंस का नॉलेज बहुत डेवलप्ड था. एंड डेवलप्ड सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, उनको समय का ज्ञान और स्पेस का ज्ञान बहुत विस्तृत था. वास्ट मतलब होता है विस्तृत. Therefore, the discoveries of Darwin were not able to make such a turmoil in India. इसलिए जब डार्विन ने अपना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का सिद्धांत दिया तो भारत में उतनी उथल पुथल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत लंबे समय को इमेजिन कर सकते थे, उसकी गणना कर सकते थे. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल इन क्वेश्चन एंड आंसर्स. बहुत सिंपल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और अगर आपको अपने से आंसर लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एन आइडिया. एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली. इफ यू हैव एनी कमेंट और एनी सजेशन, you can write them on the comment sections. Okay, thank you.